अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवेल रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ यारम। बर्निंग मैन नाइट है और उसके गिर्द वैरा गोल गोल घूम रही है। उसकी समातों ने होने की चाप सुन ली थी और उसे साफ साफ नजर आने लगा कि वो किसी और की जिंदगी में जा रहा है। ये आना और जाना कभी उनके मामले सदियों में मिले होते हैं, कभी पलों में। वो एक मर्द था और उस पर यह तस्वर गिरा गुजरता था कि उसके सामने उसे अपना लेने की ख्वाहिश की जाए। ये हक वो अपने पास रखना चाहता था। ये रस्म उसे अदा करनी थी। उसे ये बुरा नहीं लगा कि उसका हक छीन लिया गया। बस वो शश्तर से रह गया। कोई उसे अपना लेने की बात कर रहा है। मरहा नहीं, बस कोई। हाँ, बस फिर वो कोई ही हो। वो जानता था कि वो अपने आप को उस मोड़ पे ले आया था जिस पर वो खुद को किसी और के हवाले कर देना चाहता था, और दूसरे मानो वो खेल ही खत्म कर देना चाहता था। लेकिन खेल खत्म नहीं हो रहा था। उसे हर आवाज बुरी लग रही थी, हर अंदाज पर उसे अचंभा हुआ। बर्निंग मैन जल रहा था और अपनी सारी तपिश उसके अंदर मुंतकिल कर रहा था। जिस जमीन पर वो खड़ा था वो जमीन उसे खिसकती हुई लगी। बहरा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उस मंजर ने उसका दिल नहीं लुभाया। वो जिसके सामने खड़ा हुआ था, वो मंजर माजी के औराक से निकलकर उसके सामने दास्तान बनकर खड़ा था। आग से भरे मैदान के दायरे उसके गिर्द खींच गए और लातादाद घंटे उसके सर पर बजने लगे। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने ये बात सुन ली थी और उसे ये बात सुनाई भी नहीं दी थी। एक अनहोनी के हो जाने की सुनावनी थी, और एक ऐलान भी कि जब आहरात जुड़े बेशकीमत अंजूरे के पैंदे में सुराख हो जाए तो फिर उसे ये गर्ज नहीं रहती कि उसमें जवाहरात महफूज किए जाने लगे हैं या खनकते सिक्के। वो तो बस इतना जान लेता है कि वो जामे तहूर होने का फ़ख्र खो चुका है। और यही ऐलान इस सदाकत की तरफ निशानदही करता है कि जब प्रेम जल से लबालब हुए प्याला दिल के साथ ये होता है तो उसे ये फिक्र नहीं रहती कि उसने क्या खोकर अब क्या होने का एहसास पा लिया है। उसका दिल अपना फ़ख्र खोने जा रहा था, और ये कैफियत बहुत हैबतनाक होती है। दिल में पहली बार आने वाले को हम आखिरी सांस के बाद भी निकालना नहीं चाहते। इस अहद को करके तोड़ना ही नहीं चाहते। अपना आप बेमैनी और बोदा लगने लगता है, क्योंकि हमारा दिल पढ़ी जाने वाली कहानी का कोई किरदार नहीं है जिसे पढ़ते पढ़ते उस पर लान तान की जाती है और उस पर दो हरफ भेजकर सारी हमदर्दियां बावफा पर लुटा दी जाती हैं। दिल अपनी कहानी कारी बनकर पढ़ ही नहीं सकता, और अगर हम किसी नाकदरे को सजा देना चाहते हैं तो बहुत जल्द ये जान लेते हैं कि सजा तो हमने अपने लिए तजवीज़ कर ली, और तकलीफ सबसे ज़्यादा हम भुगत रहे हैं। ना कदरा और ना शुक्रा ही सही, उसके आगे पीछे महबूब का लफ्ज़ लगता है, और ये वो लफ्ज़ है जिसके वज़न पर कोई दूसरा लफ्ज़ पूरा उतरता है ना आधा। उसने अपनी माँ के बारे में ये फैसला किया था कि वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती तो उसके साथ ऐसा ना होता। अमरहा पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो वलीदुल बशर जैसी है, और ख़ुद अपने बारे में फ़ैसला उसे अब करना था। अब वो क्या चाहता है? बहरा, उसने उसके हाथ को नरमी से छुआ। जवाब के लिए इसरार न करो, मुझे वक्त दो। जितना चाहे वक्त ले लो, सिर्फ इतना बता दो कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। वो उसके सामने बैठकर मासूमाना अंदाज में कहने लगी। वो बहुत प्यारी थी, पुरखुलूस और मासूम। अगर वो वैरा ना होती तो उसके लिए वही अमरहा होती। हाँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो मुझे, उसने खुशदिली से कहा, और वो इतनी ज्यादा खुश हुई कि उसे हैरान कर दिया। वो इतनी छोटी सी बात पर इतनी खुश हो गई थी, और अमरहा इतनी अहम बात सुनकर मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। वो वैरा के लिए इतना अहम था और अमरहा के लिए इतना गैर अहम। उसे उसकी दोस्ती की ज़रूरत थी, और वो उसे एक अच्छा दोस्त बनाकर नहीं रख सकी थी। उसने वैरा की तरफ देखा, जो खड़े होकर सबकी तालियों का जवाब खुद भी तालियां बजाकर दे रही थी, सर हिलाकर बेतरह मुस्कुरा रही थी। जिसे ज़िंदगी में शामिल होने की दावत दी जाए उसके लिए ऐसे ही मुस्कुराना चाहिए। पहले इस पैगाम को इज़्ज़त दी जानी चाहिए, फिर उसको कबूलियत का एहतराम करना चाहिए। उस पर बहुत से अदराक हो रहे थे, उससे उन पर कान भी धरने चाहिए थे और फिर फैसला करना चाहिए। लेकिन जो फैसला बेख्तियारी में होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो इख्तियारी फैसले में नहीं होता। उसने घूमकर चारों तरफ नज़र डाली और उसकी सारी दिलचस्पियां ही ख़त्म हो गईं। हर तरफ उसे एक ही चीज़ नज़र आई, आग। बर्निंग मैन खुशकिस्मत है, वो कितनी आसानी से ख़त्म हो रहा है। वैरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ में नरमी थी, फिर भी उसके वजूद पर पहाड़ आ गिरा। वो वैरा की सारी खूबियों को मोतरफ था, फिर भी उसने भाग जाना चाहा। वह एक खूबसूरत लड़की थी, उस पर मुस्कुराहट सजती थी।
वो एक खूबसूरत मर्द था। वो अपनी मुस्कुराहट गंवा रहा था। ये अगली रात है। वो हार्ड रॉक के स्टोर में बंद है, जमीन पर बैठा है। उसने अपनी माँ को अंधेरे में मौजूद पाया। ऐसा उसने खुद चाहा। और उसने उससे कई सवाल किए। यह सब इसलिए हो रहा है कि मैं आपका खून हूँ, या इसलिए कि कुदरत का आपसे इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ? उसने आवाज से अल्फाज अदा किए। डीजे के मैशअप की आवाज उसके अल्फाज से ज्यादा पुरअसर नहीं थी। मैं एक इंसान हूँ मामा, और मैं सब कुछ ठीक ठीक नहीं कर सकता। जो मुझे ठीक लग रहा है हो सकता है वो गलत हो, और जो गलत है वो ठीक साबित हो जाए। मैं खुद को कितना भी अक्लमंद समझूं, मुझे ये याद रहता है कि बहुत से मामलात में अकल का अमल दखल होता ही नहीं है। मेरे दिल के एक हिस्से में ये बात नक्श थी कि आपने बेवकूफ़ी की। अब मेरे ये दिल मुझे ये याद दिलाता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। लेकिन कहाँ और क्या, मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं आपके माजी में जीने लगा हूँ, और मेरा हाल माजी बन रहा है। मैं ज़िंदगी में 2 बार इंतहाई तकलीफ से गुजरा। जब आपको सर्द होते देखा, और एक तब जब अमरहा के दिल को अपने लिए सर्द पाया। इस दूसरी तकलीफ ने मुझे पहली तकलीफ भुला दी। मैं आपकी और अपनी मोहब्बत में फंस गया हूँ, आगाज़ में नहीं अंजाम में। साई कहता है कि मैंने अमरहा को माफ़ नहीं किया। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन आगे क्या? अब मैं इस पर सोच रहा हूँ कि आगे क्या? एक पुरखुलूस दिल वैरा को मायूस कर दूँ, या एक सख्त दिल अमरहा के लिए खुद को तन्हा कर लूँ? ये ऐसे भी है कि मैं एक ऐसे दिल के पीछे भागूं जो मुझे ज़मानत के तौर पर चंद लफ्ज़ भी नहीं देता। साई कहता है कि ये उसकी रवायात हैं जो वो ऐसे पाबंद है। तो मामा, एक इंसान जिसकी चाहत में इतनी ताकत नहीं कि वो अपने जज्बे को रवायात से ऊपर ले जाए, क्या एक इंसान हर शय से बुलंद नहीं रखा जा सकता? क्या एक इंसान को अल्फा बनाने के लिए उस ताकत, मोहब्बत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? क्या एक इंसान को इंसान होने की हैसियत से बढ़ता नहीं जा सकता? एक इंसान कितना कीमती है, ये मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है? जिसने आपको खो दिया, जो अपना आप खोने जा रहा है। क्या आपकी मोहब्बत से लबरेज दिल के मुकाबले में कायनात की कोई चीज़ ठहर सकती है? और क्या ये कहा नहीं जाता कि जिसने एक इंसान को पा लिया उसने सब पा लिया? तो क्या मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे पाकर छुपा लिया जाए? मैं अमरहा के लिए ये इंसान क्यों नहीं हूँ? साई 2 बार घर आ चुका है। तुम कहाँ थी? उसकी शक्ल देखते ही साधना पूछने लगी। मैं जॉब पर थी। आज छुट्टी है, और तुम सुबह ही घर से निकल गई। कहाँ गई थी तुम? ऐसे ही खरीदारी करने। वो नशिस्त गाह के सामने खड़ी थी। इतनी सुबह? इतनी भी सुबह नहीं गई थी। अपने कमरे की खिड़की से मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था। मैं आर्यान से बात कर रही थी। कैसा है आर्यान अब? साई कह रहा था वो स्टोर भी गया था, तुम वहां भी नहीं थी। वो बहुत परेशान था। मेरी फोन पर उससे बात हो चुकी है। मैंने उससे पूछा कि तुम 2 बार आ चुकी हो, फोन पर हमारा से रब्ता क्यों नहीं करते, तो वो खामोश रहा। वजह कुछ और है ना? बस ऐसा ही पागल सा है वो। वो चलते अपने कमरे तक आ गई। पीछे पीछे ही साधना थी। अमरहा नहीं चाहती थी कि साधना उसके कमरे में आए। उसके कमरे की हालत कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी। तुम कहीं जा रही हो? कमरे में आते ही साधना की नजर बेड पर रखे सूटकेस पर गई। नहीं, अब नहीं। जूतों का शॉपर उसने एक तरफ रख दिया। साधना ने एक सूटकेस उठाकर देखा। ये काफी वजनी है। इनमें फालतू का सामान है, मैं चैरिटी के लिए दे रही हूँ। ये दो इतने बड़े सूटकेस, चैरिटी? हाँ। झूठ बोलते वो जरा नहीं घबराई। तुमको छुपा रही हो मरहा? वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। नहीं साधना, मैं कुछ नहीं छुपा रही। खुद को बहुत पुरवकार बनाकर उसने कहा। फिर क्या करती फिर रही हो? इतनी सुबह क्यों निकली थी तुम घर से? अपने लिए निकली थी, अपने खानदान के मान सम्मान के लिए। उसका अंदाज तल्ख हो गया। कुछ हुआ है क्या? साधना चौंक गई। कुछ क्या? तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारा चेहरा मातम ज़दा। वो तंजिया हंसी। हाँ, ऐसा ही है। कहते उसने नजरें नहीं चुराई। तुम कुछ और नहीं देख रही साधना? कुछ और? साधना की पेशानी की खाल सिमट गई। क्या मैं तुम्हें बदली बदली जरूरतमंद नहीं लग रही? नहीं, तुम मुझे न डर लग रही हो। उसके चेहरे के अंदाज सुकड़ गए। एक ही बात है। अमरहा बैठकर अपने जूते के तस्मे खोलने लगी। नहीं, जरूरतमंद बहादुर को कहते हैं, और न डर ना डरने वाले को, बेहिस को भी। तस्मे खोलते अमरहा के हाथ रुक गए। तुमने किस किताब में न डर को बेहिस पढ़ा है? तस्मों की गिरा खोलने के बजाय उसने गिरा लगा दी। अपनी जिंदगी की किताब में। साधना ने देख लिया कि उसने गिरा लगा दी। अमरहा सर उठाकर साधना को देखने लगी। तुम नहीं समझोगी। मैंने भी अपनी बहन से यही कहा था। तस्मों में एक और गिरा लग गई। क्या वो आलियान है? दूसरी गिरा लगती भी साधना ने देख ली थी। वो सीधी होकर बैठ गई।
क्या तुम्हें आलियान पसंद नहीं? मेरे बेटे को जिंदगी देने वाले फरिश्तों में एक वो भी है। वो मुझे क्यों पसंद नहीं होगा? तो तुमने सवाल ऐसे क्यों किया जैसे तुम्हें एतराज हो? हमें ही तो एतराज नहीं होता अमरहा। साधना इतनी ज़हीन होगी अमरहा को अंदाज़ा नहीं था। एक लफ्ज़ हमें में सारी बात समेट दी। पूरी तवज्जो उसने तस्मे खोलने में लगा दी और उठकर वार्डरोब तक आई। लेकिन फिर ये सोचकर नहीं खोली कि खाली वार्डरोब साधना ने देख ली तो मज़ीद सवाल करेगी। मुझे कोई तो जवाब दो। वो दोनों एक ही खित्ते से थीं और साधना अपनी तरफ से उसे वो समझाना चाह रही थी जो खुद उसने बाद में समझा था। मुझे एतराज़ नहीं है साधना, और मेरी बला से सारी दुनिया को हो। थोड़ा बहुत अगर आलियान के आगे पीछे का पता चले तो ठीक, वरना अब मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपने दिल के सिवा किसी की परवाह नहीं। मैंने देख लिया है उसे खोकर कैसा लगता है, और उस एहसास के साथ जीने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। मेरी आंखों से देखो, मुझे उसके अलावा अब कोई नज़र नहीं आ रहा। मैं पहले ही बहुत बुरा कर चुकी हूँ, फिर नहीं करूँगी। तुमने अपने दादा से बात की? साधना को सुनकर हैरत नहीं हुई। की थी, और जवाब वही आया जिसकी तवक्को थी। उन्हें एक अच्छे इंसान से मतलब नहीं है, उन्हें एक अच्छा खानदान चाहिए। तेज आवाज में कहकर वो वॉशरूम में चली गई ताकि साधना कमरे से चली जाए। वो जबान से कह रही थी कि वो बहादुर हो गई है, और वॉशरूम में वो पसीना पसीना हो रही थी। फोन करने से पहले उसने अपने दिमाग को सुला दिया था। इससे पहले भी जब उसने फोन किया था तो वो घबरा रही थी। हेलो। हाँ। जी। नहीं, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मुझे सिर्फ ये मालूम करना है कि मार्गरेट की औलाद के बारे में कौन मालूम करना चाहता है। तुम्हें इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए, खुरदरे अंदाज से कहा गया। अगर मुझे कुछ मालूमात मिल जाएं तो शायद मैं कुछ कर सकूं। उसने बात बनाई। पैसे दिए जाएंगे, मालूमात नहीं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, कौन है जो ये सब जानना चाहता है? मार्गरेट का शौहर? थोड़ी देर खामोशी रही और फिर फ़ोन बंद कर दिया गया। उसने लोकल फ़ोन बूथ से फ़ोन किया था, लेकिन इस बार उसने अपने मोबाइल से फ़ोन किया था। मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे बताया जाएगा कि कौन ये सब मालूम करना चाहता है। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसे होल्ड करवाया गया। ठीक है। आलियान मार्गरेट, स्टूडेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, एमबीए, रिहाइश एंसलम हॉल। वो रवानी से बोल गई कि मबादा वो अपना इरादा ही बदल दे। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। खौफ ने एकदम उसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। आलियान का बाप, कहकर फोन बंद कर दिया गया। उसने बहुत पुरसुकून सांस ली। उसके दिल का सहारा सारा बोझ हल्का हो गया था। अब उसका बाप गैर मुस्लिम हो तो भी वो मौजूद तो होगा। उस पर मौजूद सवाल निशान तो मिटेगा। वो दादा को मनाने की कोशिश करेगी कि वो एक मुसलमान से शादी करने जा रही है। बाकी की गुंजाइश अगर नहीं भी निकलती तो अब वो इस बारे में नहीं सोचेगी। बहुत सोच लिया, बहुत रो लिया, और एकदम उसे ख्याल आया कि उसे मालूम हुआ था कि आलियान के कागजात में दो मज़ाहिब लिखवाए गए थे। एक मज़हब इस्लाम था, यानी उसका बाप मुसलमान ही था। इस सोच ने उसे और हल्का-फुल्का कर दिया। उसने अपना दिमाग मनफी सोचों से आज़ाद कर दिया और अपना सामान खोल दिया। वेरा न्यूयॉर्क अपने भाई के पास आई थी। एल्स एल्सकी ने दरमियाने दर्जे की एक फ़िल्म में पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ काम किया था, और अब उस फ़िल्म का प्रीमियर था। रूस से उसके मामा-पापा भी आए थे। प्रीमियर रात को था, और शाम को वो पापा के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर चहलकदमी कर रही थी। तुम्हारे न्यूयॉर्क आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने वेरा का हाथ अपने बाजू के खम में दिया और उसके चेहरे पर दबे दबे उस जोश को जांचा जिसके लिए वो उन्हें चहलकदमी के लिए लाई थी। मैं सकी के लिए आई हूँ, और आपसे मिलने भी। तुम क्रिसमस की छुट्टियों के लिए पैसे इकट्ठे कर रही थी, इस मुलाकात पर वो कैसे वेस्ट कर दिए? मैं इतनी भी कंजूस नहीं पापा। तुम इतनी भी शाखर्श नहीं वेरा। मैं आपको याद कर रही थी, मिलना चाहती थी आपसे। उनके बाजू को थामे वो पूरी उनके साथ चिपक गई। जब जब तुम इसे ये कहती हो मुझे महताज कर देती हो। 1 साल और चंद माह पहले ये तुमने तब कहा था जब तुम्हें मैनचेस्टर जाकर पढ़ना था। मैनचेस्टर जाकर पढ़ने का फैसला गलत तो नहीं था? नहीं, लेकिन रूस में सब है, यूनिवर्सिटी भी। मैं नए माहौल में आना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी। अमरहा से, खार से, आलियान से। बिल्कुल। मुझे उन सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये रूस में मुझे ना मिलते। रूस में जो रूसी तुमसे मिलते वो उनसे बुरे ना होते। रुककर उन्होंने वैरा को जताया। आप हमेशा इसी एक बात का सबूत क्यों देते रहते हैं कि आप बहुत मोहब्बुल वतन हैं? मैं हूँ, इसमें क्या बुरा है?
ہر انسان کو اپنی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمایت کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے تو خاص کر۔ محب وطن ہونے کے ساتھ محب دنیا بھی تو ہونا چاہیے نا پاپا، اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم پر۔ تمہارا نقطہ کافی اہم ہے اور مجھے پسند بھی آیا، اور مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ یہ محب دنیا کا فلسفہ تم نے مانچسٹر آ کر سیکھا ہے۔ اپنے بازو کے خم میں موجود اس کے بازو کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپک کر انہوں نے مسکرا کر کہا، کسی سے ملوانا ہے آپ کو؟ اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ میرے کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ کیسے؟ وہ ہنسی۔ تم مجھے بار بار یہ کہتی تھی کہ تم پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہونے لگی ہیں، دوسرے معنوں میں تم بوڑھی ہو رہی ہو، کتابوں کے صفحات پڑھ پڑھ کر تم اوبنے لگی ہو، اور زندگی کو بس درس گاہوں تک ہی تو نہیں رہنا چاہیے نا۔ وہ زور سے ہنسی۔ یہ سب میں مذاق میں کہتی رہی ہوں، لیکن میں سنجیدگی سے سنتا رہا ہوں۔ تو تمہیں شادی کرنی ہے؟ نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ آپ نے پوچھا نہیں کون ہے وہ؟ پوچھا نہیں، ملنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی ضرور پوچھ لیتا اگر تمہیں نہ جانتا۔ کافی عقلمند ہو تم، بے وقوفی تو نہیں کی ہوگی۔ وہ بہت ذہین ہے۔ اوہ، تو مسئلہ ذہانت ہے؟ شادی کر کے مار دینا چاہتی ہو اسے؟ ایسے ہراؤ گی اسے؟ نہیں نہیں، مجھے اس کی شرافت پسند ہے۔ کتنے شریفوں سے مل چکی ہو جو اس کی شرافت کو اولین کر رہی ہو؟ آپ جانتے نہیں کتنا سفر کر چکی ہوں میں دنیا کا۔ تو تم اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے چنا؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کب آنا چاہتی ہو گھر؟ ڈگری لینے کے بعد۔ اس کا نام آلیان ہے۔ اوہ آلیان، میں اسے جانتا ہوں۔ میری بیٹی ویرا اکثر اس کا ذکر کرتی ہے۔ ویرا دل کھول کر ہنسی اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں اکثر سب کا ہی ذکر کرتی ہوں پاپا۔ ٹھہرو، مجھے اپنی یادداشت کھنگال لینے دو۔ میری بیٹی ویرا نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنی کن پٹی کو مسلا۔ کل آلیان کی برتھ ڈے ہے اور میں پچھلے 15 دنوں سے مالز کی خاک چھان رہی ہوں اور کوئی ایک بھی تحفہ دریافت نہیں کر سکی جو اسے پسند آ سکے۔ تو آخر میں کیا کروں؟ میں پھر سے مال جا رہی ہوں۔ انہوں نے ویرا کے انداز کی نقل اتاری۔ پاپا! وہ اور ہنسنے لگے اور زیادہ شد و مت سے کن پٹی مسلنے لگے، اور ویرا نے ان کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں بھیج لیا۔ آلیان کو ساتھ لے آتی؟ اس نے کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو مرحا کوئی ساتھ لے آتی، مجھے اس سے باتیں کرنی تھی بہت ساری۔ اس نے بھی کہا کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی؟ دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ تقریباً۔ امرہ نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کے اشانے سے ہٹا لی۔ رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اسے یاد آیا کہ مگ وہ کچن میں ہی بھول آیا ہے۔ پھر کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا۔ پھر وہ بلا وجہ ادھر ادھر ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہا۔ کچھ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے ہی باہر چلا جاتا۔ 2 بار اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے اس فلور میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگا تھا۔ اتوار کی رات تھی اور کارل اور شاویز مل کر پروفیسرز اور فریشز کی نقل اتار رہے تھے۔ وہ کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے ڈرامے کر رہے تھے اور باقی لمبے کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ درمیان درمیان میں شاویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا۔ کارل نے اسے بھی گھسیٹا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے تھے تمہیں؟ پڑھ رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ چلو پروفیسر اوپ سیٹ کو بہت دنوں سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ پروفیسر اوپ سیٹ بن کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پونی لگا کر سر پر جما لیا اور ذرا سا کپ نکال کر سر کو کھجانے لگا۔ 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے۔ موبائل، اوپس اوپس، پک اپ دا کال کی مضحکہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دیے جیسے کسی نے پیچھے دبے پاؤں آ کر ان کی کنپٹی سے گن لگا دی ہو۔ فریز پروفیسر! اور پروفیسر فریز! حرکت کا سوال ہی نہیں۔ کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا۔ ایک لڑکی، شاویز نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پروفیسر؟ اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف، اور یوں 10 لوگوں کے 20 بازوں کا جال بن گیا ہے جس میں پروفیسر الجھ گئے۔ فون ابھی بھی بج رہا ہے۔ ہر ایک ہاتھ کے بلند ہونے پر پروفیسر تاثرات کا مظاہرہ کرتے، وہ سب کے پیٹ میں بل ڈال دیتا، اور آخر میں ایک لڑکی کاکروچ جیسی بلا کو میز پر دیکھ کر ایسے چلاتی ہے
کہ प्रोफेसर क्लास से बाहर पाए जाते हैं। कॉरिडोर में बैठे वो सब अपनी अपनी कुर्सियों से नीचे लड़क चुके थे। प्रोफेसर साहब के साथ वो इस तरह के ऊप्स कई बार कर चुके थे। आज तुम्हारी परफॉर्मेंस ही लाजवाब थी, या खुद भी अपसेट हो? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे अपने ठीक होने के बारे में मत बताया करो। वैसे मेरा ख्याल था वेरा मुझे पसंद करती है। कार्ल ने कॉरिडोर की दीवार के साथ कमर टिकाई और हाथ बांध लिए। कार्ल बहुत सी लड़कियों के बारे में ये दावा करता था कि वो दिल ही दिल में से पसंद करती हैं, और कुछ वक्त बाद जब वही लड़की किसी भले इंसान के साथ दिखाई देती तो कार्ल कहता कि उसने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मुझे उसकी नीली आंखें पसंद नहीं थी तो इनकार कर दिया। बल्कि अक्सर हॉलमेट्स या क्लास फेलो से बताते कि कार्ल, वो जो सब आंखों वाली मासूम सी लड़की जिसका तुम पर क्रश था ना, वो आज फ्लान रेस्टोरेंट में एक हैंडसम लड़के के साथ अपनी उंगली में अंगूठी पहनते पाई गई है। अफ़सोस, उसे ये काम मुझे दिल के साथ करना पड़ा, जबकि वो तो तुम्हें पसंद करती थी। तो तुम मेहरा को पसंद करते हो? आलियान उसकी तारीफ जानता था, उसे चिढ़ा रहा था। मेरा दिमाग थोड़ा बहुत काम करता है बडी। वो फिलहाल चिढ़ने वाला नहीं था। मेहरा का भी थोड़ा बहुत काम करता है ना बडी। तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा मैं, उसने घूंसा तान कर कहा। फिर भी लड़कियां तुम्हें प्रपोज नहीं करेंगी। अपने हाथ के घूंसे से आलियान ने उसके घूंसे को रोका। क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर है, उन्हें लगता है कि तुम कोई शहजादे बहजादे हो। शायद, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी अकल कमज़ोर नहीं है। उन्हें यकीन है कि तुम कोई शैतान वैतान हो। ज्यादा उछलो मत। तुम में सिर्फ एक खूबी है कि तुम सिगरेट नहीं पीते, और लड़कियों को सिगरेट से नफरत होती है। और तुम में सिर्फ एक खराबी है कि तुम सिगरेट के साथ साथ खून भी पीते हो। तुम बच गए हो। अभी तुम्हारा खून पीना है। उसने उसकी गर्दन को दबोचा। तो रिश्ते का खून तुम्हें बदहजमी कर देगा, हजम नहीं होगा तुम्हें। आलिया ने अपनी गर्दन उससे दूर की। फरिश्ते तो फरिश्तों का खून पीते नहीं, तो ये काम मुझे ही करना है, और मैं इसे हजम भी करवा लूंगा। और सुनो दी एंजल, अगले हफ्ते दो उल्लुओं के साथ रेस है। इनामी रकम 25 पाउंड मैंने तय करवा ली है। उसने आंख मारी। सारी यूनी जानती थी कि वो कैसे स्टूडेंट्स को भड़काता है, फिर उन्हें मुकाबला करना ही होता था। यानी हर सूरत मुकाबला, वरना उनकी गैरत की मौत। हाँ, एक और बार मैं तुम्हारा और वेरा का ब्रेकअप भी करवा सकता हूँ। तुम्हें याद है ना तुमने मेरे कितने ब्रेकअप्स करवाए थे? कार्ल कहकर दोबारा से थिएटर की तरफ लपका। आलियान के तासुरात एकदम से बदले। कार्ल ने मजाक किया था, लेकिन उसे वो हतक याद आ गई थी जो हार्ड रॉक में उसकी हुई थी। वो अपने कमरे में आ गया। अमरहा, वो कौन है? मैं उसे नहीं जानता। फिर से पुरानी तकरार। जब इंसान का दिल टूट जाता है तो उन टुकड़ों में जा बजा खौफ, वहम, बेएतबारी काबिज हो जाती है। दर्जों और दराजों में। फिर ये दर्जें पहाड़ बनने लगती हैं, और फिर इन पहाड़ों को सर करना मुश्किल हो जाता है। अब उसी वक्त वो खुद को उन पहाड़ों में गिरा पा रहा था, और उन पर वैरा नाम की सदा लगा रहा था जो पलट कर अमरहा की सूरत आ रही थी। एक दरवाज़ा उसने अपने अंदर खुलते पाया कि वो वैरा में कितने भी प्लस पॉइंट्स निकाल ले, एक पॉइंट फिलहाल शायद कभी उनमें शामिल नहीं हो सकेगा कि वो उसे मोहब्बत करता है। उसने खुद को वक्त दिया। जल्दबाजी हद तक नहीं होगी। और आखिरी बार जब उसके पास आई थी तो उसके लिए कुछ लाई थी, पैगामात। उनमें क्या लिखा था उसने ये जानना नहीं चाहा था, लेकिन अब वो ये सोच रहा था कि काश चुपके से उसके कमरे से चुरा कर वो उन्हें पढ़ ले। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, उसके कमरे तक वो बहुत आसानी से जा सकता था। यूनिवर्सिटी में वेरा के प्रपोजल की खबर स्टूडेंट्स और ग्रुप्स में सुनी और सुनाई गई। आलियान के प्रपोजल को दबे दबे अंदाज में जेर बहस लाया गया था, क्योंकि उसके प्रपोजल की खबर हार्ड रॉक से निकली थी, और उस अंदाज में निकली थी कि स्टूडेंट्स ने उसे कमाल रहमदिली से नज़रअंदाज कर दिया था। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो आलियान के लिए तकलीफ का बायस बनते। उन सबकी हमदर्दियाँ आलियान के साथ थीं, और बहुत से स्टूडेंट्स के नज़दीक अमरहा खुदगर्ज थी। बहुत सौ का ख्याल था कि ऐसे ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और कुछ का मानना था कि बात शुरू हुई और ख़त्म हो गई बस। और अब ये वेरा कहाँ से आ गई? बॉन फायर पार्टी में आग के गिर्द बैठे उन सबके ग्रुप में प्लेट और मग हाथ में पकड़े बैठे शर्ली ने कहा, जब दो में फासला इतना ज्यादा होगा तो तीसरा तो आएगा ही। लिली ने चिच चिच के अंदाज से कहा, और शर्ली की प्लेट से चिकन पीस उठाकर अपनी में रख लिया। तुमने देखा था वेरा को प्रपोज करते? शर्ली ने बेटी बेटी लू से पूछा। हाँ, मुझे स्टूडेंट्स की तालियों ने मुतवज्जह किया। वहाँ ज्यादा बिजनेस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ही मौजूद थे। बेटी लू कॉफी पी रही थी। आलिया ने क्या कहा? अजरा ने पूछा। उसका जवाब मबहम था। जारिया बता रही थी कि उसने कहा जवाब के लिए उसे कुछ वक्त चाहिए। और क्या जवाब होगा उसका? हाना ने सहम कर कहा। जाहिर है हाँ, अगर हाँ ना होता तो वैरा के प्रपोज करने की नौबत ही क्यों आती? अजरा ने संगदिली से कहा। तो साबित हुआ कि अमरहा को अलियान से कोई दिलचस्पी नहीं है। शर्ली ने होंठ सिकोड़ कर राय दी। मैंने पहले ही कहा था, वो एक क्रिश्चियन औरत की बेटे से कोई ताल्लुक नहीं बनाएगी।
अज़रा ने शाने उचकाकर अपनी राय की तस्दीक चाही और सबकी तरफ देखा। जब वो नई नई यहाँ आई थी तो तुमने कहा था ये बहुत बिगड़ जाएगी। शर्ली ने अज़रा को उसकी एक और राय याद दिलाई। बिगड़ने से मेरा मतलब था कि वो गैर मुनासिब कपड़े पहनने लगेगी, बार्स में जाएगी, पार्टीज अटेंड करेगी, उसके दोस्तों के हल्के में बहुत से लोग होंगे। ठीक है, मेरी राय गलत साबित हुई। उसने वेस्टर्न कपड़े पहने लेकिन गैर मुनासिब नहीं। वो रेस्टोरेंट और कैफे में देखी गई लेकिन नाइट क्लब में नहीं। तो हाना ने पूछा। तो उसे साबित हुआ कि वो अपनी रवायात के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ उसे कोई नहीं देख रहा लेकिन फिर भी उसने वो नहीं किया जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, आज़ादी का बेजा इस्तेमाल। उसे ये याद था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। शर्ली ने बहुत वसूख से कहा। वो बुज़दिल है। अगर आलियान मुझे प्रपोज करता तो मैं सारी दुनिया से लड़कर उसे हाँ कह देती। भाड़ में जाए दुनिया, उसूल कानून। लिली ने संजीदगी से कहा। इसीलिए उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। अजरा ने लिली को चिढ़ाया। आलियान को पूरी यूनि में एक वही मिली थी। शर्ली ने कहते मग हाना के आगे किया कि खैर से एक मग और कॉफ़ी ला दे। वहरा के बारे में क्या ख्याल है? हाना मग लेकर उठती हुई बोली। वहरा की शख्सियत का रिकॉर्ड इतना साफ है कि उसे इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। अजरा ने कहा। मुझे कहानी के क्लाइमेक्स का इंतज़ार है। हाना वापस आकर बैठ गई। मुझसे सुन लो। आलियान वेरा को हाँ कहेगा। अमरहा को आलियान की परवाह होती तो वह ऐसे उसको बेइज्जती ना करती। किस अंदाज में वो आलियान के बारे में बात कर रही थी, छोटे जहन की। अजरा ने नखबत से कहा। अगर अमरहा ऐसे उसकी बेइज्जती कर चुकी है और उसे आलियान से कोई मतलब नहीं तो वो आलियान के पास बार बार क्यों जा रही है? उसका ज़मीर मलामत करता होगा। शादी तो वो अपने पापा की मर्जी से ही करेगी। शर्ली ने ऐसा कहा जैसे वो अमरहा को अच्छी तरह से जान गई है। तो फिर आलियान को इतना पागल बनाने की क्या ज़रूरत थी? हर वक्त आलियान उसके साथ रहा करता था। हाना के अंदाज में सारी हमदर्दियां आलियान के लिए थीं। ज़रूरत नहीं, खुद गर्जी। अजरा ने सर को झटक कर कहा। वो खुद गर्ज नहीं लगती। हाना अब अमरहा की हमदर्द हो गई थी। लगती नहीं लेकिन होगी होगी, कोई भी हो सकता है। कोई लड़का ऐसे आगे पीछे हो तो कोई भी हो सकता है। वैसे मुझे अमरहा ने काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया था। मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसी बोंगी लड़की में ऐसा क्या अच्छा लगा है। थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे अजरा ने इकरार किया। अब उसके बाल काफ़ी बड़े हो चुके थे और उस पर बहुत जच रहे थे। चारों ने कदरे हैरत से अजरा को देखा कि क्या वो मजाक कर रही है, लेकिन मजाक के आसार नजर नहीं आए। शायद उसका भोंगापन। शर्ली हंसने लगी और आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो कहता तो मैं भी भोली बन जाती। उफ। अजरा का संजीदा अंदाज। तुम कहने से बनती, वो बनी बनाई थी। लिली ने कहकर कहका लगाया। मैं समझती थी आलियान मुझे पसंद करता है। अजरा आज रात रो कर सोना चाहती थी। तुम ये कैसे समझी? हाना को उसकी संजीदगी पर हैरत हो रही थी। वो मुझे ट्वीट्स देकर लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें। हाना ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई जबकि अजरा ने उसे घूर कर देखा। यही मौजूद दो और लोगों में ज़ेर बहस था, दाइम और नवाल में। अब मुझे मरहा पर तरस आता है। नवाल ने सूप पीते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वो आलियान को पसंद करती है। न जाने क्यों लेकिन मुझे हमेशा से ही लगा कि वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। तुम्हारा मतलब अजीब ख्यालात की? नवाल अमरहा के साथ थी। शायद। आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइंस चलानी थी उसे? यार सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया था तो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था। उन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। मेरा शजरा नसब, मेरी ज़ात, मेरी मामा की तरफ के ख़ानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के ख़ानदान के बारे में भी। दाइम ने जताया। कम ऑन यार। उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था। और वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान हैं। और फिर बड़े हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बस यही ख्यालात हमारा के होंगे। वो इतनी दकियानूसी नहीं हो सकती। मास्टर्स कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है लेकिन उसके घर वाले नहीं। तुम्हारा मतलब उसने अपने घर बात की होगी? नहीं। बात करने से पहले ही उसे मालूम होगा कि उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज के दौर में ये सब नहीं होता दायम। दुनिया में कहीं वही पुराना दौर है नवाल, और वहाँ सब होता है। तुम ब्रिटिश पाकिस्तानी हो और हमारा खालिस पाकिस्तानी। मैं अमरहा को पसंद करती हूँ, मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। मुझे भी वो अच्छी लगती है, वो बहुत मासूम है। उस मासूम को ही तुमने पहले दिन रुला दिया था। वो सब उसके फायदे के लिए था। अपने सब फायदे गिनवा चुकी अमरहा क्लास में गुमसुम बैठी थी कि शिजा सामने डेस्क पर आकर बैठ गई। बहरा ने आलियन को प्रपोज किया है। उसके होंठों के किनारे इससे ज़ाया हुए और आंखों से तमस्कुर झलकने लगा। मुझे क्यों बता रही हो?
اس के अंदाज पर अमरहा को आग ही लगी। मेरा ख्याल था तुम अलियान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रही हो। अमरहा ने सख्ती से अपने लब खींच लिए। अब क्या वो गला फाड़ कर ऐलान करे कि जो असल हकायत है वो सब उसे कभी नहीं जान सकते? कोई कुछ नहीं जानता, मैं समझता। आई लाइक वेरा, वो बहुत खूबसूरत है, आलियान के साथ सूट करेगी। और आखिरकार आलियान को समझ आ ही गई कि उसे अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना चाहिए था। क्या है आलियान का स्टैंडर्ड? उसकी आवाज़ तेज हो गई, जिसे शिजा ने एंजॉय किया। कम से कम तुम नहीं। वो और मुस्कुराने लगी। क्यों, मैं क्यों नहीं? वो चिल्ला उठी। क्लास के सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखने लगे। शिजा के होंठों के किनारे लहराए। तो अब तुम जेलस हो? ओह अच्छा, क्योंकि तुम्हारे पीछे भागते भागते अब वो किसी और के पीछे भागने लगा है। शट अप! वो पहले से ज्यादा शिद्दत से चिल्लाई और क्लास से बाहर आ गई। उसकी सांस तेज तेज चलने लगी। तुम कहाँ थी अमरहा? अपनी तरफ से वो बहुत छुपकर यूनी के एक गुमनाम कोने में बैठी थी, लेकिन साई ने उसे ढूंढ ही लिया। मर गई थी मैं साई, उसने तंजिया कहा। किसी भी मामले में मेरा क्या कसूर है अमरहा? तुम मुझसे इस अंदाज में बात क्यों कर रही हो? तुम मुझे बता नहीं सकते थे वेरा के बारे में? नहीं, मैं अपने अहद नहीं तोड़ता। और अगर तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम क्या करती? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। बोलो, क्या करती? क्या कहती वेरा से? उसी वेरा से जिसने खुद तुम्हें समझाया था कि आलियान की कदर करो, और तुम उसे चुप करवाती रही। वेरा तुम्हारी जगह नहीं आई अमरहा, तुमने अपनी जगह खुद खाली की। तुमसे मैंने कहा था कि अगर मोहब्बत करती हो तो जुर्रत करो। एक मोहब्बत करने वाले को इतना तो करना ही चाहिए, वरना सब्र करना या खामोश रहना और किसी को इल्ज़ाम मत देना। तुम मुझसे नफरत करती रही हो, तुम्हें वेरा बुरी लग रही है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने दादा से बात की थी साई। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर खुद को मत थकाओ, साई ने हमदर्दी से कहा। वो मुझसे नाराज हो गए। अब तक बात नहीं की। दो प्यारों में से किस एक प्यारे के लिए मैं अपना आप कुर्बान कर दूं, तुम ही बता दो। उसे दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। वहरा और आलियान। साई ने नरमी से उसे कुछ समझाना चाहा। उन दोनों का नाम साथ साथ ना लो साई, खुदा के लिए। तो तुम हकीकत का मुकाबला ऐसे करना चाहती हो? खुद को बदलो अमरहा। इतना तो बदल लिया है, तुम जानते ही नहीं उस रात से अब तक मैं कितना बदल चुकी हूँ। साई को उसमें किसी अनोखेपन का एहसास हुआ। उसके चेहरे की तासुरात में कुछ और भी नुमायां होने लगा। मैंने अलियान के बाप को फ़ोन किया है, वो उसे ढूंढ रहे थे। उनका भेजा एक आदमी मुझ तक भी आया था। और अब मैंने उन्हें आलियान के बारे में बता दिया। लेडी महर को कोई हक नहीं कि वो उसे उसके खानदान से दूर रखें। आलियान को उसका खानदान मिल जाएगा। दादा आलियान से ज़रूर मिलना चाहेंगे। साई ने सहम कर अमरहा को देखा तो उसके चेहरे पर नुमाया होने वाला तासर खुदगर्जी का था। उसके अपने ही अंदर कुछ छन से टूट गया। उसने अपना निचला होंठ काटा। अगर वो खुद को अहद तोड़ने की इजाज़त देता तो अमरहा को बताता कि आलियान अपने बाप की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। वो उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ गया था, और उसे भी। ये तुमने क्या किया अमरहा? वो बेआवाज़ बड़बड़ाया। आलियान को अपने बाप से मिलना होता तो वो खुद उसे ढूंढ लेता। तुमने अपने और उसके ताल्लुक को ताबूत में दफना कर उसमें वो आखिरी कील ठोंक दी, जो अब कुआं से निकलेगी ना तदब्बर से। अब वो किस्मत की रहमदिली का मोहताज होगा। और किस्मत को रहमदिली पर उकसाने के लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं। वो खामोश खड़ा सोच रहा था। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो साई? मैं चाहता हूँ तुम अपने लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआएं करो। कहकर साई पलट आया। उसका दिल बुरा हो गया था, और उसे अमरहा पर गुस्सा सा आया था। तो इसी पॉइंट पे आज की स्टोरी को हम फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।